इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग 27 जनवरी को जो जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 9 to 12 ओ क्लॉक में, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 31 से स्टार्ट हुआ है फिजिक्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, 1000 किलोग्राम का एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है कितने स्पीड से, ये मान लेते हैं 1000 kg का है, और ये मूव कर रहा है, ये लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड से। इसके ऊपर कुछ ऐड कर दिए आप, कितना ऐड किए 200, ये 1000 था, 200 kg और ऐड कर दिए। तो इन दोनों मासेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल फोर्स में काउंट होगा। अगर पूरे सिस्टम को मैं कंसिडर करूं तो इसको ऐड करने में जो भी फोर्स लगा होगा वो इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हुआ। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है किसी सिस्टम पे तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियली मास था उसका 1000 और वेलोसिटी था 6, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और फाइनल मास हो जाएगा 1000 + 200 यानी 1200, और फाइनल वेलोसिटी कितना है वो मुझे पूछा है इसमें, तो उसको v कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से 1200 चला जाएगा 200 टाइम्स, और ये 0 0 इन दोनों ज़ीरो को कैंसिल करेगा तो 2 इधर लाकर आप डिवाइड करेंगे तो 10/2 वेलोसिटी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वन, विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि रिवर्स बायास्ड कौन सा ऑप्शन में डायोड है। रिवर्स बायास्ड मतलब क्या होता है, पी टाइप होना चाहिए एन से कनेक्टेड, निगेटिव से यानी लो पोटेंशियल से, राइट। तो ये पी साइड है, इसका एन साइड है। तो पी साइड देखिए ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और इसका एन साइड कनेक्टेड है -5 वोल्ट से। तो -5 तो कम हो गया, ये 0 तो ज़्यादा हो जाएगा -5 के कंपैरिजन में, राइट। तो ये 0 मतलब हाई वोल्ट हो गया और -5 क्या हो गया, लो वोल्ट। तो हाई वोल्ट प्लस से कनेक्टेड है, ये तो अच्छी बात है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। मुझे तो रिवर्स ढूंढना है, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 में देखते हैं। जिधर ये वाइड वाला पार्ट होता है ना, ये इधर क्या होता है पी टाइप, तो इसका पी साइड देखिए 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो और एन साइड जो है उधर -10 से है, तो ये भी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि एन साइड लो से कनेक्टेड है और जो पी साइड है वो देखिए हाई से कनेक्टेड है, क्योंकि +2 तो -10 से ज़्यादा वोल्टेज है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन आइए देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में इसका पी साइड जो है ना वो 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, जबकि एन साइड 4 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये तो गलत हो गया। पी साइड कम वोल्ट से कनेक्टेड हो गया, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया इसका। फोर्थ क्यों इनकरेक्ट हुआ बताइए, क्योंकि ये 0 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट ज़्यादा वोल्टेज है 0 वोल्ट से, तो ये हाई वोल्टेज से पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है, तो ये तो फॉरवर्ड होना ही है। तो रिवर्स बायस्ड में सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 33। अ प्रोटॉन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। कौन जा रहा है, प्रोटॉन। ओके, एक प्रोटॉन यहाँ है मेरे पास, एक प्रोटॉन ये हो गया। अब ये प्रोटॉन ऐसे मान लेते हैं मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, मतलब डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इफ़ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रेस्पेक्टिवली देन द रीजन ऑफ स्पेस में हैव। तो ये प्रोटॉन जिस तरफ भी मूव कर रहा है, जिस रीजन में, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है कि एक है, एक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बोल रहा है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो ये पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लग रहा है प्रोटॉन पे, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, तो फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी जो जैसे जा रहा था वैसे ही जाते रहेगा। क्लियर है, तो इस तरह से ए तो करेक्ट हो गया। बी पे आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है उस पर,
प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, फिर भी क्यों उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसके मोशन को क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा वो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही लग रहा होगा, उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर वेलोसिटी जिधर है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो दोनों में एंगल ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो एंगल है तो क्रॉस प्रोडक्ट उसका ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं पाएगा वो, तो उसके वेलोसिटी को वो अफेक्ट नहीं करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन में बेचारा प्रोटॉन चलता ही जाएगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। सी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, ये एकदम पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो हम मैग्नेटिक फील्ड तो लगेगा नहीं, क्लियर बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो वो फोर्स लगाएगा ही, चाहे कुछ भी एंगल हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें डायरेक्शन नहीं है कि कौन से एंगल पे है क्या है, बस चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। किधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स लगा के ही मानेगा, और फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी में चेंज ला देगा वो, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा पाएगा। तो ये सी इनकरेक्ट हो गया। डी पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है, दोनों नॉन ज़ीरो है, तब पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हम अरेंज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाए वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तब भी नेट फोर्स प्रोटॉन पे ज़ीरो आ जाएगा, और वो प्रोटॉन एकदम मज़े में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी तीनों पॉसिबल है, तो कौन से ऑप्शन में ए, बी और डी है ढूंढिए। थर्ड ऑप्शन में है, देखिए ए, बी एंड डी, ये तीनों केस पॉसिबल है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर, ठीक है, प्लेस्ड 60 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है। अब ये दिया नहीं है कि लूप का प्लेन बना रहा है कि लूप पे परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होता है वो बना रहा है, तो हम वेक्टर ही लेंगे, एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू लूप होता है, तो हम मान कर चलेंगे कि ये डायरेक्ट एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही एंगल है 60 डिग्री, राइट। और उसको लूप को 10 सेकेंड से बाहर निकाल दिए, जो लूप था वो मैग्नेटिक फील्ड से 10 सेकेंड के अंदर बाहर निकाल दिए। तो बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है सर माइनस चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम इंटरवल इन विच फ्लक्स हैज चेंज्ड। तो निगेटिव ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है। तो निगेटिव ऑफ फाइनल फ्लक्स ज़ीरो है, क्योंकि रिमूव कर चुके हैं उस लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को। और इनिशियल फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, मतलब प्लस हो गया, माइनस इनटू माइनस, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 4, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज है, एरिया कितना है देख लीजिए 2.5 इंटू 2 है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। और कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है हाफ। तो ये 2 से 2 कट गया, और कितना आ गया देखिए 25 गुना 4 100, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो 100/10 करने पे क्या आ रहा है B डॉट A। टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। तो 100/10 किए, 25 गुना 4 100 हो गया, और नीचे ये क्या है 10 है, और पॉइंट हटाए थे वो एक और 10 है, 2 10 है। 2 10 कैसे हो गया सर, तो एक पॉइंट हटाने की वजह से 10 हुआ, और एक टाइम भी तो डिवाइड करना है, टाइम, राइट, यहाँ भी क्या डिवाइड करना है टाइम। तो टाइम का भी वैल्यू 10 था, तो 10 से 10 ये दोनों 100 हुआ मल्टीप्लाई होकर, और ऊपर 100 को कैंसिल कर दिया, तो आंसर +1 आ गया। देखिए प्लस में आया और 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। 35 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। पोजीशन ऑफ एन एंड एस इज इन मीटर
मूविंग इन एक्स वाई जेड प्लेन, मतलब जे कैप और के कैप में है, उसका पोजीशन दिया है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पूछ रहा है 1 सेकेंड पे। पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलता है सर, तो इसको डिफ्रेंशिएट मैं करूँगा तो v वेक्टर आएगा और 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t, और जे कैप और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो 0 के कैप आया। तो जो वेलोसिटी आया वो 4t आया है, और कितने समय पे पूछा है 1 सेकेंड पे, तो जैसे ही मैं t को 1 रखूँगा तो मेरा वेलोसिटी 4 जे कैप आ जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड पे 4 थी और डायरेक्शन जे कैप में था, तो 4 इन वाई डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर स्क्रू गेज जैसा एक डिवाइस होता है, ऐसे इस पे ये मूव करता है, आपको पता होगा इसको, और यहाँ एक ऐसे रहता है, और यहाँ पे आपको याद होगा लैब में एक्सपेरिमेंट अगर आप किए होंगे तो ये क्या करता है, थिकनेस मेजर कर पाता है किसी चीज़ का, फिजिकल चीज़ जिसको आप छू सकते हैं उसका क्या ये थिकनेस, मोटाई मेजर कर पाता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस, ये सब का रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे मेजर किया जा सकता है, राइट। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर लेता है लेंस का, थिकनेस ऑफ थिन प्लेट मेजर कर सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स, और भी कोई सरफेस, लेंस के अलावा कोई भी कॉन्वेक्स या कॉन्केव सरफेस का रेडियस मेजर कर लेता है, ये भी सही है। लेकिन आपको ढूंढना है कि ये क्या मेज़र नहीं कर पाता है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है, तो चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब वो पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट, वो कोई थिकनेस थोड़ी है, वो तो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का, तो उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ को ये कैसे मेजर करेगा ये डिवाइस। इसीलिए ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ये इस चीज़ को नहीं मेजर कर पाएगा, ये डिवाइस स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर नहीं कर पाएगा। अगर एग्ज़ाम में किसी को स्पेसिफिक रोटेशन नहीं याद आया कि क्या चीज़ है, तो वैसे भी कर सकता है कि लैब में अगर स्पेरोमीटर यूज किया होगा, वो जो 12 क्लास पास है वो तो करेगा ही लैब में एक न एक बार, तो उसको पता होगा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करता है और थिकनेस मेजर करता है, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन इसमें अलग डिफरेंट दिख रहा है, यही दिख रहा है फर्स्ट, यानी इस चीज़ को ये मेज़र नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, एक ये लेंस है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे इस सरफेस पे, इस पे लाइट को ये फोकस कर रहा है, यहाँ पे इमेज बना रहा है, ठीक है ऐसा। तो इस जगह अगर इमेज ये फॉर्म कर रहा है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा, इलेक्ट्रॉन को ये इमिट कराएगा इससे, जिससे करंट फॉर्म हो रहा है। अब वो बाद में बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ 40, पहले था 40 और बाद में हो गया 20, बाद में 20 फोकल लेंथ वाला हो गया, तो फोकल लेंथ इसका कम हो गया है, तो ये पहले ही फोकस कर देगा, इधर ही फोकस कर देगा। लेकिन ये जो फोटो सेंसिटिव सेल है यहाँ, उसको पहले ही यहाँ पे ले आए, यहाँ से जहाँ भी ये इमेज बना रहा है वहीं पे इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो चूँकि डायमीटर ये सेम है इसका और इसका, दिया हुआ है कि डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम यहाँ पे लिखा है देखिए सेम, तो उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे भी फॉल करेगा, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन को ये इमिट करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इस लेंस के डायमीटर पे डिपेंड करती है, राइट, डायमीटर का स्क्वायर ऐसे। और इंटेंसिटी जिस लाइट का ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है करंट। तो चूँकि दोनों में डायमीटर सेम है तो सेम इंटेंसिटी का लाइट फॉल करेगा इस पे, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये, इससे करंट क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कोई इसमें ये सोच सकता है कि ये सेल, ये जो फोटो सेंसिटिव सेल है वो फिक्स किया हुआ है,
और सिर्फ लेंस को रिप्लेस किया जा रहा है। 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस यहाँ रखे हैं और बाद में 20 वाला लेंथ यहाँ रखे हैं। तो 20 वाला लेंथ जब यहाँ रखेंगे तो ये इमेज पहले ही बनाने लगेगा, यहीं बनाने लगेगा, राइट, इसी जगह इमेज बनाने लगेगा। तो यहाँ तक इसका दिया हुआ नहीं है इसने कि कितना डायमीटर है, इसका सफिशिएंट डायमीटर है क्या कि ये लाइट फिर इधर घूम के यहाँ पे इमेज बना दिया, लेकिन उधर भी तो बाद में जाएगा ये रे ऐसे, तो इस पे जब पड़ेगा तो ये पूरा लाइट कलेक्ट कर पा रहा है क्या। अगर इसका इतना एरिया है कि पूरा लाइट कलेक्ट कर रहा है तो इमेज भले ही यहाँ फॉर्म हुआ हो, अल्टीमेटली लाइट तो यहाँ पे पहुँचेगा ही इसके पास, तो वो फिर से फोटो करंट उतना ही ही होगा, राइट। और अगर इसका एरिया सफिशिएंट नहीं है कि जो आने वाले लाइट को कलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए उसका एरिया का प्रोपोर्शन वो दिया ही नहीं है कि किस डायमीटर का कितना डायमीटर है, कितना एरिया है, वो दिया हुआ नहीं है। तो ये डेटा का कोई मीनिंग नहीं होगा कि 4 गुना होगा कि आधा होगा, ऐसा कोई बात बता नहीं सकते हैं आप, क्योंकि इसका डायमीटर दिया नहीं है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसका कितना डायमीटर है, राइट। तो इसका मतलब कि ये इस क्वेश्चन में मानकर चलना है आपको कि जितने भी लाइट इधर जा रहे हैं वो पूरा ये कलेक्ट कर पा रहा है, पूरा लाइट इस पे फॉल कर रहा है, राइट। तो वो एक जगह कंसंट्रेटेड होके फॉल करे या कंसंट्रेटेड यहीं पे हो गया और बाद में इस पे आए, उतने ही इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, इसीलिए करेंट भी सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट वन है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 to the power -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओके, तो एक इधर कोऑर्डिनेट बना लीजिए ऐसे, और ओरिजिन के पास चार्ज रख देते हैं 10 to the power -6 माइक्रोकूलम। -6 भी है और माइक्रोकूलम भी लगा हुआ है, -12 हो जाएगा टोटल। द पॉइंट P एंड Q आर सिचुएटेड √3, √3, तो √3 यहाँ पे हो जाएगा, √3 कोऑर्डिनेट है दोनों, ये P पॉइंट है, और दूसरा है √6, 0, √6, 0 एक्स एक्सिस पे होगा, √3 यहाँ पे है अगर तो √6 इसके डबल डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा, और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये Q पॉइंट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P पॉइंट यहाँ पे है और Q पॉइंट यहाँ पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सर KQ/R होता है, ठीक। तो K लिख दीजिए 9 × 10 to the power 9, और Q है 10 to the power -6, और माइक्रो भी है तो 10 to the power -12 हो गया KQ/R। इसका ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा √3 का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस फिर से √3 का स्क्वायर 3, और इसका रूट, तो कुल मिला के ये √6 आया कि नहीं, तो R लिख दीजिए √6। वैसे ही Q पॉइंट का आप निकालेंगे, ये पोटेंशियल में किसका निकाला? P का। पोटेंशियल एट Q जब लिखेंगे आप तो KQ/R में K और Q तो सेम ही है, और R यहाँ पे इससे इसका डिस्टेंस डायरेक्ट क्या है? √6 है, तो यहाँ पे √6R लिख दीजिए, तो दोनों सेम आ गया कि नहीं, ये और ये क्या आया? सेम आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो गया? 0, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, कौन सा सही कौन सा गलत बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। प्लैंक, कोई भी फॉर्मूला बताइए जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट सर E = आप लिख दीजिए h/न्यू या h × फ्रीक्वेंसी, ये वाले में आता है। तो इससे प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml 2t-2, और ये फ्रीक्वेंसी नीचे आ गया है, फ्रीक्वेंसी का होता है t-1, तो डायमेंशन देखिए आ रहा है ml2, और t ये ऊपर +1 होगा जाके, तो -2 + 1 -1 बच जाएगा, -1, इतना डायमेंशन दे रहा है ये, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो mvr बोलते हैं, mvr को एंगुलर मोमेंटम, तो मास का m, वेलोसिटी का lt-1, और r का l, तो l 2 बार हो गया तो l⁻2 हो गया। तो देखिए सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, क्या बात है,
सेम डायमेंशन आ गया है। स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। स्टेटमेंट 2, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, तो एम के लिए एम और वेलोसिटी के लिए एल टी और -1, ये हो गया भाई लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। और मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, फोर्स आर क्रॉस एफ होता है, तो आर के लिए एल और एफ के लिए एम एल t-2, तो ये एल इसमें टू हो जाएगा, तो एम एल 2t-2 हो गया, जबकि इसका एम एल 1t-1 था, तो ये तो सेम नहीं आया, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स, इसी में देखिए दिख रहा है फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर एटम इज आर। द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट पूछा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, है कि नहीं। तो कौन से ऑर्बिट का रेडियस दिया है भाई, तो द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट आर है, तो आर बराबर हम लिखेंगे 0.529 यानी 529 और एन स्क्वायर, एन मतलब थर्ड बोला है तो 3 का स्क्वायर बाई जेड, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा पूछा है कि आप आर डैश बताइए कि क्या हुआ, आर डैश पूछा है कौन से ऑर्बिट का, 0.529, ये तो सेम रहेगा। फोर्थ का पूछा है तो 4 का स्क्वायर बाई जेड लिखेंगे कि नहीं। अब इक्वेशन 2/1 कर दीजिए, तो आर डैश बाई आर आया, ये दोनों कट जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, पहले आर डैश लिखे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए बाई जेड, और डिवाइड करना है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बाई 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इससे ये कट गया। आर देखिए उधर जाके 16 आर बाई 9 आ गया, कौन सा ऑप्शन आया, थर्ड ऑप्शन आ गया। देखिए 0.08 किलोग्राम मास दिया है ना, 0.08 kg हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बात है भाई, सी वी कांस्टेंट वाला है तो सी वी यूज करेंगे यहाँ, है ना। 5 डिग्री डेल्टा टी दिया है, 5 डिग्री का चेंज आया है। स्पेसिफिक हीट भी देखिए दिया हुआ है, यानी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए वो दिया है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को याद कीजिए, वो बोलता है कि जो भी हीट आप देंगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा प्लस वर्क डन होगा, तो वर्क डन तो होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, तो इंटरनल एनर्जी में वही चेंज होगा जो हीट दिए हैं आप, और हीट देने लेन देन का फॉर्मूला है एम, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, तो एम और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी इसका स्पेसिफिक हीट है, देखिए मोलर स्पेसिफिक थोड़े ये बोला है, ये स्पेसिफिक हीट ही बोल दिया है, तो स्पेसिफिक हीट ही कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हम ले लेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा, यही तो डेल्टा यू होगा। मास है 0.08 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका दिया है 0.17, और देखिए किलो कैलोरी लिखा है, तो किलो के लिए अब 1000 लिख दिए हम, अब कैलोरी है ना इसको जूल में लिखना पड़ेगा, तो कैलोरी को जूल में कैसे बदलते हैं, तो 4.18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और पर केजी पर डिग्री सेल्सियस तो ऐसा यूनिट ही है, तो कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे, इतना आ गया। और चेंज इन टेम्परेचर देखिए एम मैं लिख दिया, ये एम हो गया आपका, और एस वी जो था वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, और साथ ही साथ डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री का आया है, तो 5 से गुना करिए, अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, तो आराम से एग्ज़ाम में इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग ये कैलकुलेटर से कर दिए हैं मल्टीप्लाई, तो आया है 284.24, तो कौन से ऑप्शन के करीब है 284, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया कि नहीं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटोमिक, अच्छा मोनो एटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है देखिए हाफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल का होता है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो एफ लिख देते हैं हम यहाँ पे, राइट। अब यही एनर्जी ये बोल रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल का मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो होगा, ये दिया है 0.414, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा बताइए ज़रा, तो हाफ के बी टी,
इसका वैल्यू अगर हम देखें, एफ़ का वैल्यू 3 लिख दें क्या, मोनोएटॉमिक है ना, डिवाइड बाई 2, और के बी का वैल्यू क्या लिखें सर, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब जूल पर मोल पर केल्विन सब एसआई यूनिट में दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी एसआई यूनिट में लिखिए 0.414, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट, इतना लिखते हैं इसको। तो ये इतना जूल दिया हुआ था, और टेम्परेचर यहाँ पे ये वाला टी पता नहीं है हमको, तो ये एसआई यूनिट में ही आएगा केल्विन में। तो टी बराबर कितना आएगा, ये इस सब को उधर 2 को मल्टीप्लाई करिए, और ये जो है टर्म वो डिवाइड होगा, यानी 0.414 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको पावर वाले को छोड़कर इसको हम छोड़ दिए, और बाकी सबको डिवाइड किए तो आया 0.32 इंटू 10⁻⁻19 था और 23 हो गया, तो 4 बच जाएगा यहाँ, तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 0, तो 4, ये 2 0 काट के इसको 100 रखेगा, तो 3200 देखिए आ गया, केल्विन में कितना आ गया, फोर्थ ऑप्शन आया 3200। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोपागेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड बाई ई वाई इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ओबियसली जेड में चेंज हो रहा होगा, और ये वेव एक्स की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है इन्होंने, और पूछा है कि इंटेंसिटी बताइए। तो इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, एक मैग्नेटिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता है हाफ एप्साइलॉन नॉट, और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू सी, और मैग्नेटिक फील्ड वाला रहता तो लिखते हाफ, और एप्साइलॉन नॉट के जगह पर 1/μ0 होता है, और वही बी नॉट का स्क्वायर इंटू सी। तो अभी हमारा ये काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इन्होंने दिया है, तो 1/2 लिख दीजिए, और एप्साइलॉन नॉट का वैल्यू होता है कितना, जल्दी से बता दीजिए, एप्साइलॉन नॉट, बिल्कुल सही बताया आपने, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके, इंटू, अभी ई नॉट भी देखिए बताइए कितना है, ई नॉट का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, ये सर दिया है 200, ओके, 200 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और लाइट का स्पीड 3 गुना कितना होता है, 10⁸, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं रखा है इसमें, तो ये आ जाएगा 53.1। कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड। ये तो गलत बोल रहे हैं भाई साहब, कैसे ग्रेटर हो जाएगा, लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, गैसेज के 2 मॉलिक्यूल के बीच कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स जो है वो 2 मॉलिक्यूल कितना एक दूसरे से जुदा होते समय फोर्स लगाता है, वही तो है। जैसे ये टॉप लेयर का मॉलिक्यूल है 1 2 3 ऐसे, और उसके नीचे है ए बी सी, तो ये जब ऊपर वाला लेयर जाएगा 3 जब आगे जाएगा तो सी उसको जाने नहीं देगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही तो विस्कस फोर्स होता है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा फोर्स लगता है ना, और ये बोल रहा है कि गैसेज में ग्रेटर होगा, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम जब पानी जमा होता है जहाँ पे मच्छर बैठ जाते हैं, मच्छर जहाँ पे पनपते हैं वहाँ केरोसिन डालते हैं। केरोसिन या कोई भी ऑयल जो रहता है वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है पानी में, तो वो ऑयल डालने से या केरोसिन डालने से पानी के 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स वीक हो जाएगा, क्योंकि पहले ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास थे, अब इन दोनों के बीच एक विलेन आ गया, कबाब में हड्डी आ गया, देखिए ये बीच में आ गया इनसॉल्यूबल वाला, तो ये जो ब्लू कलर वाला दोनों था इन दोनों के बीच का फोर्स वीक हो जाएगा, राइट, तभी तो मच्छर डूब जाता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है तभी, यानी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है लिक्विड का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट देखिए ये लिखा है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट,
इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ये क्या है क्वेश्चन भाई, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड लेंथ एल कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो एक एक का रेजिस्टेंस आर बाई 5 हो गया आपका, और इसको पैरेलल में ज्वाइन कर दीजिए। तो 5 रेजिस्टेंस ऐसे से पैरेलल में लगाइएगा 5, तो एक का रेजिस्टेंस आर बाई 5 है, तो आर बाई फाइव 5 बार पैरेलल में करिए तो 1/5 ऐसे हो जाता है। तो आर बाई 25 आंसर हो गया, और क्या, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी या स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और दो जो रेल है उसके बीच ऐसे ऐसे पटरी पे घूम रहा है, इन दोनों के बीच दूरी है 1.5 मीटर, ठीक है। और कितने स्पीड से ट्रेन को जाना है भाई, 12 मीटर पर सेकेंड। टू निगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है 400 मीटर बाई विच आउटर रेल शुड रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल। तो उसको इंक्लाइन करना पड़ेगा, जैसे रोड में बैंकिंग नहीं होता है वैसे, तो बैंकिंग ऑफ रोड पे बेस्ड ये सॉल्व करेंगे इस टाइप का न्यूमेरिकल। तो मान लेते हैं एच हेड हाइट से हम ऊपर उठाए, और ये जो दोनों ट्रैक था वो दोनों ट्रैक के बीच 1.5 मीटर का गैप था। तो एक ट्रैक को ऊंचा उठा दिए हैं एच से, तो ये कितना ऊंचाई पे उठाए हैं उसको, ये थीटा कैसे मिलेगा। तो फॉर्मूला होता है v²/rg, यही होता है ना tan थीटा बैंकिंग ऑफ रोड में। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इसमें, वेलोसिटी सर दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर बाई रेडियस कितना दिया है 400, जी ले लेते हैं यहाँ पे 10, और tan थीटा होता है h/1.5 परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो h/1.5, 12 का स्क्वायर 144 बाई 400 इंटू 10, 4000 इक्वल टू h/1.5। सॉल्व करिए तो h आएगा इससे 5.4, तो आंसर कौन सा हो गया 5.4 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आया इसका। ये सब ऐसा यूनिट में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर में आएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब 5.4 सेंटीमीटर आएगा। यह है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जी है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है gm/r²। इफ़ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ, डायमीटर रिड्यूस, रेडियस भी हाफ हो गया होगा, तो जी डैश क्या होगा, तो जी और ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन सेम, मास सेम रखिए, रेडियस को हाफ कर दीजिए, तो r/2 का स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ अब क्या होगा, जी डैश पूछा है, तो g'/g इक्वल टू होगा सर gm/r², यानी पहले जी डैश लिखना है, पहले जी डैश लिखना है, तो जी डैश पहले लिखना है, तो gm/r², और ये 2 का स्क्वायर 4 भी तो होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक। और फिर डिवाइड इसको करना है, तो इसका r² ऊपर और gm नीचे, तो इससे r² से r² कट गया, और gm से gm भी कट गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर 4 गुना आ गया, तो जी डैश क्या आ गया 4 टाइम्स जी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आया। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज कॉट a/2, ये म्यू दिया हुआ है, वेयर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम डेविएशन बताइए कि कितना होगा, ठीक है, डेल मिनिमम। तो फॉर्मूला म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन a/2, राइट। अभी इसको आप लिख दीजिए कॉट a/2, ये दिया हुआ है म्यू का वैल्यू, है ना, यहाँ पे देखिए, इक्वल टू साइन a प्लस डी एम या डी एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इतना समझ में आया, बिल्कुल आया सर। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, तो इसको लिख दीजिए कॉस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, और इधर हो गया साइन डेल मिनिमम प्लस a/2, मिनिमम डेविएशन बाई 2, और यहाँ साइन a/2, ओके। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही सेम है, ये साइन a/2 साइन a/2 एक दूसरे को मार देगा, तो क्या बचेगा बताइए, ऊपर यहाँ कॉस बचा और इसका साइन बचा, है ना। तो कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, साइन में एक्सप्रेस करना है, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस कॉस को मैं लिख दिया साइन π/2 माइनस a/2, और इधर एज इट इज साइन डेल मिनिमम प्लस a/2, दोनों साइड कंपेयर कीजिए,
तो ये भी साइन, ये भी साइन, यानी ये एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी पाई/2 माइनस a/2 ही किसके इक्वल है, डेल मिनिमम प्लस a/2 के। तो इससे 2 दोनों में कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, a इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस a। ये 2 इधर 2 दोनों में कॉमन लेके कट कर देंगे इसको, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा, देखिए पाई माइनस ये a को इधर लाएंगे, 2a इक्वल टू डेल मिनिमम क्या आ गया, पाई माइनस 2a। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन, देखिए करेक्ट हो गया इसका। आसान क्वेश्चन है, देखिए a wire of 10 centimeter length and radius √7 × 10⁻⁴ is connected across right gap of a meter bridge। तो यहाँ मैंने मीटर ब्रिज बनाया है और इसको राइट गैप, ये वाला राइट गैप है ये वाला, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होता है, ρl/a। रो पता नहीं क्या है और एल दिया है 10 सेंटीमीटर और एरिया ये √7 × 10⁻⁴, रेडियस दिया है, तो πr² करेंगे तो एरिया मिलेगा। और ये सब ऐसा यूनिट में है तो 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में लिखने के लिए 10⁻⁻² लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस दिया है और लेफ़्ट में बोला है कि 4.5 ओम कनेक्ट है, तो 4.5 देखिए लेफ़्ट में कनेक्ट कर दिए हम। तो ऐसा करने से नल पॉइंट 60 पे मिला, तो ये L1 60 पे मिला, तो उधर क्या होगा 40 पे वो होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 60 बराबर उधर का रेजिस्टेंस जो भी होगा इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 40 ऐसे आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका ये 0 से 0 कट जाएगा, 4.4 × 4/6, 2 दूना 4 3 दूना 6 इतना, तो 45 दूना 90, 9 आ गया ऊपर 9 और नीचे 3 3 3 9 3, आर का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आया, राइट। अब ये आर जो है ना उसको आप क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं आप रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस आया गुरुजी, ये इसका रेजिस्टेंस, ये वाला आर आया है ना। तो आर को आप लिख सकते हैं ρl/a, तो रो और एल लिख दीजिए 10 × 10⁻⁻2 मीटर में लिख रहे हैं, और एरिया πr², पाई × √7 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। इस आर को आप लिख दीजिए अब कितना 3 आया है ना 3। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए लाके, पाई का वैल्यू यहाँ पे पाई ही रखते हैं, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ हो गया, डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻², इससे क्या मिलेगा रो। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो रो का वैल्यू आपका आएगा यहाँ से 66 × 10⁻⁷। तो ये बोल रहा है ना कि इसमें अगर रो को आप इस फॉर्मेट में लिखें, किस फॉर्मेट में लिखें सर, अगर रो को आप ऐसे लिखें कि रो बराबर है r × 10⁻⁷, तो इस कांस्टेंट r की वैल्यू क्या है, तो 66 यहाँ आया, 66 आया, रो मेरा आया 66 × 10⁻⁷। और जबकि बोल रहा है कि रो को इस फॉर्मेट में लिख के बताइए कि इसके जगह पर क्या आया, तो इसके जगह पर 66 आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ वन 66। वॉट इज 4 ग्राम, कितना कितना का है 4 ग्राम और 25 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है, p²/2m होता है ना, k = p²/2m, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m × k का रूट करने से क्या आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है। तो अगर हमसे पूछेगा कि रेशियो बताइए, तो p1/p2 करेंगे तो √2m k 1 का आएगा और √2m k 2 का ऐसे लिखेंगे, तो ये तो क्या आ जाएगा, p1/p2 आएगा, रूट पूरा लगा दे रहे हैं बड़ा वाला √2, और मास का देखिए m1/m2 जो दिया है ना, ये वो उसका रेशियो दिया है m1/m2 का कि 4 एक है और एक 25 है भाई। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तो ये k1/k2 जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 तो पहले ही मरा पड़ा है, तो p1/p2 का वैल्यू क्या है, p1/p2 4 का और 25 का, 4 का √2 और 25 का 5, तो 2:5 आ गया है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया।
न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस अ हाई मास न्यूक्लियाइड ए 236 ये टूट के क्या बना भाई। अच्छा, जो 236 वाला था उसका 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन था। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन इसका 236 है। न्यूक्लियन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बोलते हैं। तो 7.6 एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन के लिए पर न्यूक्लियन के पास 7.6 ऊर्जा है। तो 236 के पास कितना होगा, 7.6 गुना 236। और ये ए टूटा है जिसमें, वो किस में टूटा है, तो डिसोसिएटेड इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाइड्स, मतलब एक से ज़्यादा बना है जिसका ए 118 है। तो जो भी बना है उसका मास नंबर 118 है। तो मान लेते हैं कि इधर वाई 118 दोनों का एक ही है, तो वाई ही दो बार बना होगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियाइड का सेम मास नंबर है। तो 118 है ये वाला और ये वाला 118, दो गो बना है ऐसा। और एक एक का बाइंडिंग एनर्जी 8.6 है, तो 118 का कितना होगा, 8.6 गुना 118, 118। इसका भी 8.6 एक पर न्यूक्लियन इतना ऊर्जा है और 118 है इसका मास नंबर। ठीक, तो टोटल ऊर्जा ये हो गया। तो इसका और इसका जो डिफरेंस आया होगा, जितना इसका और इसका डिफरेंस से क्या मिलेगा मुझे, कि कितना एनर्जी का डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। बस अब सिंपल है, तो इन दोनों का आप करिए कितना आया, 2 टाइम्स वही हो गया ना, एक ही चीज़ दो बार है, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 8.6 इंटू 118 इंटू 2 किए तो 2029.6 आया। ठीक है, अब इसको करते हैं 236 इंटू 7.6, तो ये आया 1793.6 आया। राइट, तो ये पूछा है कि एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस वुड बी। तो देखिए प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और रिएक्टेंट का कम है, तभी तो वो स्टेबल होगा। राइट, बाइंडिंग एनर्जी मतलब तोड़ने में एनर्जी कितना उसको चाहिए, तो प्रोडक्ट को तोड़ने में ज़्यादा चाहिए एनर्जी, तभी तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसको ब्रेक करना भी मुश्किल है। तो दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही आंसर होगा। राइट, कि कितना इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा इसका, तो कितना दोनों का डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये -236 है। यानी कि इतना ही प्लस में एनर्जी देंगे तब जाकर वो रिएक्टेंट बन पाएगा। प्रोडक्ट को अगर इतना प्लस में देंगे तो क्या वापस बन जाएगा, रिएक्टेंट। राइट, यानी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू इसका +236। राइट, इसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट साइड का एनर्जी जब ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा ही क्यों। ऐसे केमिस्ट्री से रिलेट कोई करेगा तो सोचेगा कि प्रोडक्ट का एनर्जी तो ज़्यादा है और रिएक्टेंट का कम है, तो वो रिएक्शन क्यों होगा। रिएक्शन तो होता ही वही है जिसमें वो स्टेबिलिटी गेन करता है, प्रोडक्ट का ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो ये उसका इंटरनल एनर्जी नहीं है 2029.6, ये इंटरनल एनर्जी नहीं है वाई का, प्रोडक्ट का, ये बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसको तोड़ने में मुश्किल कितना होगा, तो प्रोडक्ट को तोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होगा इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट को तोड़ने में कम मुश्किल होगा इसीलिए कम स्टेबल है। राइट, तो ये बाइंडिंग एनर्जी इंटरनल एनर्जी से कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं यहाँ पे करना है कि इसका प्रोडक्ट का ज़्यादा कैसे हो गया, ये इसका बाइंडिंग एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी नहीं है। समझ गया, तो इसमें एनर्जी रिलीज किया होगा, ये क्या किया होगा, सिस्टम रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज किया होगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका खुद का एनर्जी में क्या आएगा, कमी आएगा। तो इसका खुद का इंटरनल एनर्जी, प्रोडक्ट साइड का खुद का इंटरनल एनर्जी बिल्कुल कम हुआ होगा, तभी तो ज़्यादा स्टेबल हुआ। ज़्यादा स्टेबल हुआ यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, इसको तोड़ना मुश्किल हो गया, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ। राइट, तो इंटरनल एनर्जी कम हुआ और इधर ज़्यादा एनर्जी था, इसलिए इसने एनर्जी रिलीज किया होगा जितना दोनों साइड का डिफरेंस है। और जितना इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होता है उतना ही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाता है।
राइट। तो इंटरनल एनर्जी बिल्कुल प्रोडक्ट साइड का बढ़ गया है और रिएक्टेंट साइड का कम हो गया है, राइट। और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट साइड का बढ़ गया है। तो बाइंडिंग एनर्जी में आप करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया है तो ऑब्वियसली निगेटिव आएगा। और इतना ही प्लस में जो है वो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट साइड का कम हो गया है, इंटरनल एनर्जी कम हुआ है यानी स्टेबल हुआ है। तो इसीलिए 236 ये रिलीज किया होगा, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी रिलीज किया होगा, तभी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बना है। पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम। ओके, 4 पार्टिकल को बना दीजिए जल्दी से। 1 kg का है सब, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg। 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, साइड कितना है 2 मीटर है। मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। चलिए इसी से पास करा देते हैं, इससे पास करता हुआ एक एक्सिस है, डॉट यहाँ पे दे देते हैं या क्रॉस चलिए दे देते हैं ताकि मुझे पता चले कि अंदर बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस खुद मास का ये 1 kg जो इसी पे रखा हुआ है तो गया काम से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है, तो इस मास के चलते कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं, तो इस मास के चलते आएगा मास गुना इसकी दूरी 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला मास इंटू इसका भी दूरी 2 का स्क्वायर प्लस ये वाले कोना वाला मास 1 और इसका दूरी ये टेढ़ा वाला दूरी है तो ये 2 स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 का रूट 4 4 8, रूट 8 हो गया। तो रूट 8 कितना होगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 हुआ कि नहीं। तो m और r में 2 रूट 2 का स्क्वायर कर दिए, है ना, m और ये r स्क्वायर लिखा, इसका r ही है ना 2 रूट 2 ऐसा टेढ़ा वाला। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, इसका हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस उसका 4 प्लस इसका 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 प्लस 8, तो 8 4 12 और 4 16, 16 आ गया आंसर इसका। 53 टू कॉइल हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.002 हेनरी, ठीक है। m का वैल्यू दिया हुआ है। द करेंट चेंजेज इन फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू रिलेशन I = I0 sin ओमेगा t, I0 दिया है और ओमेगा दिया है, ओके। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंड कॉइल इज π/α वोल्ट, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछा है। तो EMF इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है m और di/dt, म्यूचुअल इंडक्शन में यही होता है ना EMF इंड्यूस। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है इन्होंने 0.002 इंटू d/dt, ठीक है, d/dt, और I का वैल्यू क्या है I0 sin ओमेगा t, तो ये आ गया 0.002 और I0 कांस्टेंट है तो बाहर लेते हैं, I0 का वैल्यू 5 इन्होंने दिया है और d/dt साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी ना, तो कॉस ओमेगा टी तो होता ही है साइन का डेरिवेटिव, साथ ही साथ ये जो ओमेगा है वो मल्टीप्लाई भी हो जाता है डिफरेंशिएशन में, तो ओमेगा मैं मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 0.002 इंटू 5 और कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, इंटू ओमेगा कितना दिया है इन्होंने 50 पाई दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करके और देखते हैं कि कितना अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है। देखिए तो हम ऊपर जो है ना पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं ऊपर, अच्छा 50 भी ऊपर है और 5 भी ऊपर है और ये पॉइंट हटाएंगे ना तो 2 रहेगा और ये 3 0 नीचे ले आएगा, 1 2 3 0 है कि नहीं, बिल्कुल सही। तो 50 गुना 2 क्या होता है, 50 गुना 2 100 होता है, तो 2 0 को ये खा जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे 10 को तो 2 आएगा, तो π/2 देखिए आया। तो ये पूछ रहा है π/अल्फ़ा है तो अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा 2 हो गया और क्या, सही आंसर हो गया 2। देखिए ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर पे आ गए हैं। इस क्वेश्चन में अब देखेंगे कि पूछ रहा है कि 150 कैपेसिटेंस अगर है तो इस पर बताना है कि कनेक्टेड फ्लोइंग सर्किट इज चार्ज एक्यूमुलेशन, इस पर चार्ज कितना होगा ये बताना है कैपेसिटर पे। तो अगर स्टेडी स्टेट के बारे में नहीं बोला है तो हम आफ्टर स्टेडी स्टेट ही बोलेंगे, यानी ये फुल चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो अपने से होके चार्ज फ्लो नहीं होने देता है, तो यानी जो भी इधर करंट आएगा वो सब करंट इधर आ जाएगा, तो ऊपर वाले दोनों सीरीज हो जाएंगे और इधर भी जो करंट आएगा वो दोनों में जाएगा,
तो नीचे वाले ये लेफ़्ट वाला भी दोनों सीरीज हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कैपेसिटर से करंट फ्लो ये ब्लॉक कर देगा। एक बार चार्ज स्टोर हो गया इस पर, फुल्ली चार्ज हो गया, तो अब ये इधर आने नहीं देगा करंट। तो 6 और 4 10, और ये 2 और 1 3, इन दोनों का सीरीज में कितना हो गया 3, और ये दोनों सीरीज हो गए ऐसे और ऐसे, तो ये 6 और 4 10, तो 10 और 3 मिलाकर टोटल कितना आएगा, 10 और 3 मिला के बता दीजिए कितना आएगा टोटल। 10 और 3, या करंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखिए ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ टोटल 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ये दोनों मिला के कितना खाएंगे 10 वोल्ट, और ये दोनों मिला के भी कितना कंज्यूम करेगा 10 वोल्ट करेगा। तो 10 वोल्ट का 6 और 4 रेशियो में डिवाइड होना है, तो ये 6 वाला कितना उसमें से खाएगा, तो 10 वोल्ट का 6 वाला खाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये 6 वोल्ट खाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज आप मानिए कि 10 है, और इधर का 0 है, इधर का 10 है, इधर का 0 है, तो इधर 10 है, तो उसमें 6 ये खा गया, तो बी पॉइंट का क्या बचेगा 4 वोल्ट बचेगा। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या बचेगा 4 वोल्ट। अब इधर से आइए दूसरी तरफ से, ये 10 वोल्ट का 1:2 में डिवाइड होना है, तो 10 इंटू 1/3, तो ये 10/3। 10/3 कौन खाएगा, ये 1 ओम खाएगा उसमें से, तो 10 में से 10/3 सब्ट्रैक्ट कीजिए 10/3, तो 30 में से 10 गया 20/3, तो 20/3 यहाँ का पोटेंशियल बचेगा 20/3, क्योंकि 10 यहाँ था उसमें से इसने कंज्यूम कर लिया 10/3, तो बचा कितना 20/3। तो ए का पोटेंशियल 20/3 आया और बी का 4 आया, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, तो 20/3 माइनस 4 आ गया, ये 20 माइनस 4 12/3, तो 20 में से 12 गया, कितना बच गया बताइए, 20 में से 10 गया 10, और 2 चल गया, और तो 8, तो 8/3, 8/3 हुआ ना, तो 8/3 पोटेंशियल डिफरेंस आया, राइट। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया सर, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है हमारा 8/3, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। और Q = CV होता है ना, Q बराबर C इंटू वी। Q पूछा है, C दिया हुआ है क्या, बिल्कुल 150 माइक्रो मैंने 10 का पावर -6, और V कितना आया है मेरा 8/3। 3 से ये कटेगा क्या, देखिए 5 × 15, 50 बार में कट गया, तो Q आया 50 × 8, 8 × 5 = 40, 50 × 8 400 × 10 का पावर -6, यानी 400 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर कर लिया कैपेसिटर। तो इसका आंसर हो गया 400 माइक्रो कूलम। 55 आज ये करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 5i कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का y कुछ है क्या, नहीं है, 0 j कैप। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है, इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ना, 3i कैप। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या है, 2j कैप। तो इफ़ x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84, किसी इंस्टेंट पे x उसका दिया हुआ है क्या, तो हमको पता है कि x = होता है ut + ½ at², तो देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम इज √α, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बताना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, तो वेलोसिटी हम निकालने वाले हैं कुल मिला के, समझ गए। तो देखिए x के बारे में ये इन्होंने दिया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट इतना है, और इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है सब ये, तो इसका x = ut + ½ at² लिखे, तो x को हम लिख दिए 84, और u दिया हुआ था 5 × t + ½ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 3t²। इससे हम टाइम निकाल लेते हैं कितना है ना, तो 84 और 2 LCM ले लीजिए इधर, तो 10t + 3t² डिवाइडेड बाई हो गया 2 LCM लिए ना, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 × 2 8, और 8 × 2 16 = 10t + 3t²। अब ये फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, इसको पहले क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, 3t² + 10t - 168 = 0। तो देखिए इसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम अल्फ़ा बीटा करके निकाले टाइम। आप तो जानते ही हैं अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा या बीटा = -b + -√β
b² माइनस 4ac/2a। तो ये मैं रफ में अभी निकाला, तो इससे टाइम का वैल्यू एक आया 6 सेकेंड और दूसरा टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो -9.33 आएगा। तो ये मेरे काम का रहेगा 6 सेकेंड पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो टाइम जैसे ही मिला तो वेलोसिटी फट से निकाल लेंगे। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 5 था और एक्स डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कितना है 3, तो और टाइम है 6, तो 5 + 18 6 × 3 18, तो 18 + 5 कितना हो जाएगा 18 2 20 3 23, 23 हुआ एक्स कंपोनेंट। वैसे ही वाई कंपोनेंट निकालिएगा इसका वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कुछ था ही नहीं और एक्सेलरेशन वाई में 2 है, तो 2 × 6, तो वाई कंपोनेंट कितना आ गया 12 आ गया। तो नेट वेलोसिटी का मॉड होता है √x कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 23 का स्क्वायर 529 प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करिएगा तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा 25.94 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या पूछा है कि रूट अल्फ़ा पूछा है, यानी यही बताना है। 529 + 144 का रूट करेंगे ना तो 673 आएगा। तो आपको यही रूट की वैल्यू पूछा है, ये निकाल के नहीं बोला है कि रूट मत निकालिए, खाली रूट के अंदर क्या है वो बताइए। तो रूट के अंदर हमारा है 673, तो इसका आंसर हो गया 673। A thin metallic wire having cross section area 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर is used to make a ring of radius 30 सेंटीमीटर। एक रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे रिंग हो गया। अभी बोल रहा है इस पे कि 2 पाई कूलम चार्ज दे दीजिए, इस रिंग पे ऐसे ऐसे चार्ज दे दीजिए 2 पाई कूलम का। ओके, चार्ज दे देते हैं। और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखना है सर, 30 पिको कूलम का रखना है। पिको माने -12 होता है ना, 30 × 10⁻⁻12 कूलम, पिको कूलम का मतलब ये हो गया। तो पूछ रहा है टेंशन कितना होगा रिंग में, रिंग में टेंशन पूछ रहा है। तो हम इतने किसी छोटा सा, ये बहुत छोटा है लेकिन हम समझने के लिए इतना बड़ा पार्ट ले रहे हैं। इतने रिंग के पार्ट को आप फोकस कीजिए, इतने रिंग के पार्ट को। तो इस रिंग के पार्ट को इसका नाम हम दे देते हैं AB। तो B के नीचे वाला बोल रहा होगा कि इधर आ जा बेटा, और A के नीचे वाला इधर इसको खींच रहा होगा। तो ऐसे और ऐसे, तो 2 मॉलिक्यूल के इधर वाला मॉलिक्यूल ये A मॉलिक्यूल को अपनी तरफ बुला रहा होगा, उसी को टेंशन बोलते हैं। और B को जो उसके नीचे का मॉलिक्यूल है ये अपनी तरफ इधर T खींच रहा है, इसे, इसको T बोलते हैं टेंशन, राइट। तो ये दोनों मिला के ऐसे, और मान लेते हैं कि ये एंगल यहाँ पे छोटा सा एंगल d बनाया है, राइट। इतना समझ में आ गया d। ओके, अब इधर एक वर्टिकल लाइन खींचिए, और ये टेंजेंट, चूँकि यहाँ पे टेंजेंट है, और ये एक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे मैं बनाया हूँ और ये वाला लाइन बनाया हूँ, राइट। तो ये d है, तो ये आधा एंगल क्या होगा, ये वाला आधा एंगल बता दीजिए क्या होगा, d⁻2 हो गया, d⁻2। तो वर्टिकल लाइन देखिए, यहाँ वर्टिकल लाइन और रेडियस के बीच एक कितना एंगल है d⁻2। तो वर्टिकल पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है और रेडियस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो ये भी एंगल क्या होगा d⁻2, क्योंकि 2 लाइन के बीच वही एंगल होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के बीच होता है। जैसे ये 2 लाइन मैं बना रहा हूँ ऐसे, तो इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो दोनों पे 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, इस पे भी 90 डिग्री एक ड्रॉ करिए और इस पे भी 90 डिग्री एक ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो इन दोनों में भी एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। तो यहाँ वर्टिकल और रेडियस में एंगल बना है d⁻2। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और रेडियस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट, इसमें भी कितना एंगल बनेगा d⁻2। ओके सर, इतना हम समझ गए कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा d⁻2। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा t cos d⁻2, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा t sin d⁻2। वैसे ही इस तरफ से भी नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा t sin d⁻2। तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन मैं कंसिडर किया हूँ, इस पे नीचे की तरफ क्या 2 फोर्स आ गया, t sin d⁻2 और फिर से t sin d⁻2। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए आ गया 2t sin d⁻2। समझ गए इतना। अभी इसको बैलेंस कौन करेगा, तो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स और रिपल्सन के चलते वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना लगेगा रिंग के उस पार्ट पे K, और Q एक सेंटर पे रखा हुआ है वो, और इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो लैम्डा मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो इसका लेंथ क्या है आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा रिंग पे है टोटल चार्ज लैम्डा आर डी थीटा, राइट। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ था रिंग का, डिवाइड बाई आर रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला रेडियस लेना है इसके और इसके बीच का फोर्स निकालना है मुझे तो, और ये इतना छोटा है कि इसको हम पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हैं, डी थीटा बहुत स्मॉल है। क्लियर है। लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ 2πr है, तो Q जितना भी रिंग पे दिए हैं अपॉन 2πr के बराबर है लैम्डा। क्लियर। तो सारे वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कीजिए, तो T इक्वल टू आया K/Q0 बाई आर स्क्वायर इंटू 2π, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 9 × 10⁻9, 2π इंटू 30 इंटू 10⁻−12, पिको था इसलिए -12, और 0.30 का स्क्वायर इंटू 2π, राइट। तो इसे सॉल्व कर दीजिए 9 × 10⁻³ इंटू 30 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻², कैलकुलेशन है सिर्फ, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, राइट। सिर्फ क्या करना था, इस पे एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना था, राइट। तो उस पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स इधर की तरफ आया था 2t साइन डी थीटा बाई 2, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट कर देना था K/Q0, और रिंग के ऊपर आएगा लैम्डा चार्ज पर यूनिट, इसका वैल्यू है चार्ज पर यूनिट 2πr लेंथ, और लैम्डा आर डी थीटा, आर्क लेंथ होगा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या मानना है पॉइंट मास मानना है, क्योंकि हम बहुत छोटा डी थीटा लिए हैं, इसीलिए मैं पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा पाया इधर। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और टी मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, द सेपरेशन बिटवीन वायर 5 सेंटीमीटर है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट मिड वे बिटवीन द वायर, तो इधर से 2.5 और इधर से भी 2.5, फील्ड पहले ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट, देखिए तो अपने थंब को इधर रखिए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इनवर्ड जा रहा है, तो इनवर्ड को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, और इसमें नीचे की तरफ थंब रखिए तो इसका भी इनवर्ड ही जा रहा है, तो दोनों ऐड करना है, तो एक का निकाल के 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना एक का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सर, μ0I बाई इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर का 2πd, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 2 μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू करेंट है 10 एम्पियर का, μ0I हो गया 2πd, डी क्या लेना है, तो आधा लेना है, आधा, समझे। तो टोटल था डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो आधा 2.5 सेंटीमीटर हो गया, तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 लिख देते हैं, तो ये पाई से पाई गया और 2 से 2 भी गया, तो ऊपर में कितना आ गया, ऊपर आया 4 × 10, यानी 4 × 10⁻, ये -7 में एक 10 गया तो -6, और नीचे 2.5 × 10⁻², राइट। अब ये जो आंसर है ना माइक्रो टेस्ला में पूछा है, इसे तो टेस्ला में आएगा गुरुजी, तो माइक्रो टेस्ला में लगाना है यहाँ, तो इसी को माइक्रो मान लीजिए, तो ये हो गया 4, और यहाँ 2.5, और ये 10 का पावर -2 ऊपर जाके ऐसे 2 जीरो लगा देगा, और पॉइंट आएंगे तो एक और जीरो लगाएगा, और ये माइक्रो टेस्ला 10 का पावर -6 माइक्रो के चक्कर में गया, तो 25 × 16 करेंगे ना तो 400 आता है, तो एक और जीरो आ गया, तो 160 देखिए आंसर आ गया। इसका आंसर क्या हो गया 160। If the average depth of an ocean is 4000 meter and bulk modulus of water is 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो बल्क मॉडुलस और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है ना, बीटा इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, और ये स्ट्रेस होता है, ठीक है, वॉल्यूम वाला स्ट्रेस। तो इस तरह से -डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू हो जाएगा कि प्रेशर में कितना चेंज आता है, तो एच गहराई में जाएंगे तो रोजी एच का चेंज आता है प्रेशर में चेंज, और बल्क मॉडुलस यहाँ बी लिख दिए। पानी का डेंसिटी 1000 होता है, G10 लेते हैं, और 4000 गहराई में गए हैं, तो ये हाइट का वैल्यू है, और बल्क मॉडुलस 2 × 10⁻, कितना दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस का वैल्यू 2 × 10⁻9 9 लिख दिए।
इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी बाई वी जो है ना, इसका चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, इसका वैल्यू आता है 2 गुना 10 का पावर माइनस 2। और निगेटिव साइन यहाँ ये करता है कि आप नीचे जाने में चूँकि प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए वॉल्यूम कम होगा, तो निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम कम होगा यानी कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे कि कंप्रेशन हो रहा है। और आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये अल्फ़ा पूछा था तो अल्फ़ा देखिए 2 आ गया इसका आंसर। ये आसान क्वेश्चन देखिए आ गया है यहाँ पे एक कि 2 इमिसिबल लिक्विड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 3/2 का है, 3/2 8/5। तो यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, तो इसका बताना है आपको कि एपरेंट डेप्थ कितना है। एपरेंट डेप्थ तो सिंपल है सर, रियल डेप्थ बाई म्यू होता है। तो दो लिक्विड अलग अलग है तो 2 बार इसका लिखेंगे रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल डेप्थ बाई म्यू 2 बार लिखेंगे तो दोनों मिला के एपरेंट डेप्थ मुझे मिल जाएगा। यानी ये कॉइन यहाँ रखा हुआ है ना, तो इस लिक्विड के कारण इतना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, और इस लिक्विड के कारण कितना उठा हुआ, अगर अकेले ये होता तो कितना उठा हुआ अपीयर होता वो निकाल लेंगे। तो दोनों कितना दोनों के लिए एपरेंट आएगा, वो टोटल एपरेंट इतना टोटल शिफ्ट हो जाएगा, दोनों मिलाकर कितना ऊपर शिफ्ट करेगा इसको। तो दोनों मिला के जितना भी शिफ्ट करेगा एपरेंट डेप्थ उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, है कि नहीं। तो एक के लिए एपरेंट डेप्थ आया, रियल डेप्थ 6 था तो 3/2, और दूसरा बोल रहा है कि मैं एपरेंट डेप्थ इसका कर दूंगा 8/5, 6 डिवाइड बाई 8/5। तो एपरेंट डेप्थ फाइनल इसका क्या बच जाएगा, ये 3 से 2 गया और 2 ऊपर चला गया, तो 4 प्लस इसको करेंगे 5 ऊपर चला जाएगा ये, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे ये 15/4। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 31/4 सेंटीमीटर आया। तो देखिए 4 यहाँ दिया है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया 31, तो 31 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट ये क्वेश्चन है 60 नंबर। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ओके, तो एम्पलीट्यूड मैं लिख दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर में। मीन पोजिशन एट मीन पोजिशन वेलोसिटी इज 10। ओके, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी ए ओमेगा होता है ना। और जनरल फार्मूला वेलोसिटी का होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो मीन पोजीशन पे एक्स 0 रख दिए तो ए स्क्वायर का रूट हो गया ए, तो ए ओमेगा आया। देखिए अब इसने पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन स्पीड 5 जब हो जाए, तो इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूंगा 5, है कि नहीं। तो इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कैसे मिलेगा, एम्पलीट्यूड देखिए दिया है 4 और वेलोसिटी दिया है, जब वो मीन पोजीशन पे था तो वेलोसिटी 10 था। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10 = 4 ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 10/4, यानी ये 5/2। 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, तो ओमेगा क्या है इसका 2.5। तो 2.5 अंडर रूट एम्पलीट्यूड है 4 माइनस एक्स पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे ऐसा हुआ है। तो ये 2.5 से ये 5 इधर 2 बार में कट जाएगा, तो 2 = आया √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 = 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को इधर लाइए और 4 को इधर, तो एक्स स्क्वायर = 16 माइनस 4 कितना आ गया 12 आया। तो एक्स = क्या आ जाएगा √12। तो हमको पूछा था कि रूट के अंदर क्या है, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया मेरा 12 आया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है 12। इसी के साथ सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने किए इस लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।